इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान मित्रों, भाई बहनों को प्रतिमा शर्मा का नमस्कार और मेरे साथ हैं रजनीश, और मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। और देखिए प्रतिमा, जो किसान की बात कार्यक्रम हम लेकर आते हैं तो इसमें हमारी कोशिश रहती है कृषि से जुड़ी नित्य नई जानकारियां हम अपने सभी सुनने वाले किसान भाई बहनों को सुनवाएं और उन्हें एकदम कृषि की जानकारियों से अपडेट रखें। भाई बिल्कुल, वो तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहां हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं G20 की जो मेजबानी है वो हमारा भारत कर रहा है, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही गर्व की बात है। और 20 ऐसे शक्तिशाली देशों की मेजबानी करना जो अपने आप में एक बहुत बड़े हुनर रखता है। जी। और उसी में हमारा भारत शामिल हो गया और इसकी झलकियां पूरे हिंदुस्तान में देखने को नजर आ रही है, जहां साफ सफाई हो रही है, जहां तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं हमारे G20 की मेजबानी भी हो रही है। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा आपने। और देखिए G20 जो समूह है वो 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। इसमें जो सम्मिलित 19 देश है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और एक बात और जो खास पहलू मैं बताना चाहूंगा कि G20 सदस्य देश दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य देश विश्व के 75% व्यापार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी जानकारी आप लेकर आए रजनीश। और साथ ही मैं बताऊंगी कि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सन 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में हम मना रहे हैं। और मिलेट्स की बात करते हैं तो भाई ये अनाज इतने पोषक तत्वों से भरे हुए हैं। अब मैं क्या बताऊंगी, हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं और वो बताएंगे कि भाई मोटे अनाज की खेती कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं, वो हैं डॉक्टर टीकम सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और आज का विषय भी हमारा यही है कि विभिन्न प्रकार के मिलेट्स की काश्त कैसे की जाए। डॉक्टर साहब, अभी कल का दिन भी बड़ा खास रहा है हमारे किसान भाई बहनों के लिए, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 13वीं किश्त है वो हमारे किसान भाई बहनों के खाते में सीधी ट्रांसफर कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी हाँ, बहुत ही सराहनीय कदम है ये तो सरकार का, जिससे किसानों को बहुत सहायता मिल रही है इससे। और जो आज की हम बात करने जा रहे हैं मिलेट के ऊपर, क्योंकि भारत G20 के साथ साथ इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट साल भी मना रहा है। और देखिए, अब तो श्री अन्न योजना भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दी। इसको श्री अन्न कहा जाता है, क्योंकि श्री अन्न यानी कि ऐसा अन्न जिसमें सारे तत्व मौजूद हैं। और ये हमारी परंपरागत जो अनाज हैं, जो देशज अनाज हैं, जो शुरुआत जब हमारे हुई थी, जब इंसान की शुरुआत हुई, तब से ये अन्न लगातार हम तक हैं और कहीं ना कहीं हम इनको भूल बैठे थे। जी हाँ, पहले बात करते हैं इन श्री अन्नों की, तो ये पहले हमारे सभी घरों में इनका बहुतायत से उत्पादन होता था, उपयोग होता था। और हमने देखा है कि आज की टाइम में, आज के समय में हम देखते हैं कि अधिकतर हमारे जो भाई बहन हैं वो कई बीमारियों से ग्रसित हैं। वो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम इन जो श्री अन्न हैं इनका उपयोग करना हम छूट रहा है। तो
इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल भारतवर्ष में भी और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न साल मनाया जा रहा है। जी, मनाया जा रहा है। और हम अपने सभी सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर टीकम सिंह, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। साथ ही मैं डॉक्टर साहब ये भी पूछना चाहूंगी कि कल जो प्रधानमंत्री जी ने सीधे हमारे किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किए हैं पैसे, और अभी त्योहार भी आ रहे हैं और किसान अपनी पसंद जो फसल लगाएगा, जो उन्नत किस्मों के बीजों का जो चयन करेगा, कहीं ना कहीं ये पैसे उनको बहुत ही मूल्यवान साबित होने वाले हैं। और इससे जो हमारे लाभार्थी हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अपने आप में बड़े खुश हैं। आइए एक हमारे लाभार्थी हैं, क्यों ना रजनीश सुन लिया जाए कि वो उनकी क्या सोच है। मथुरा जिले से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, आलू की फसल है, ये बहुत सारी फसल हैं जो किसान करते हैं। किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो किसानों के खाते में आ चुका है। मेरा कल मैसेज आया था 27 फरवरी की शाम को, मेरे खाते में 2000 रुपए आ चुके हैं। और ये जो 2000 रुपए की रकम है बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किसान को इससे कुछ राहत मिलती है। अच्छा, किसान के सामने इस समय काफी समस्या होती है, उनके ऊपर एक कर्ज का दबाव रहता है, उनकी जो फसल लाग आता है वो भी काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में एक तो सरसों की कटाई चल रही है, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, आलू की खुदाई हो रही है, तो इस समय किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इस समय पैसे का आना 2-2 हजार रुपए उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि है, उससे काफी अच्छा लगता है, एक संतुष्टि मिलती है कि सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोच रही है। वैसे तो सरकार ने बहुत सी योजना चला रखी है, ये एक ऐसी योजना है कि इससे सीमांत और छोटे किसान सबको लाभ हो रहा है। होली का त्योहार भी आ रहा है, तो उसको त्योहार को देखते हुए भी ये जो किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए का जो पैसा है ये भी उनके लिए त्योहार मनाने में मदद करता है। मैंने 4-5 किसानों से बात करी है, उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि सब किसानों के खाते में पैसे आ चुके हैं। देखो, इस समय जो सरसों की फसल है उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि सरसों की जो फसल है उसकी कटाई तो शुरू हो ही गई है, तो इसका जो पकने का टाइम है वो फरवरी से लेके अप्रैल तक का टाइम रहता है। अच्छा, इसमें किसानों को कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे कि उसका नुकसान न हो। तो एक तो किसान को न तो अधिक नमी में इसकी कटाई करनी चाहिए और न अधिक पक जाए उस समय करनी चाहिए। तो एक बीच की कंडीशन अपनानी चाहिए। अगर हम बीच की कंडीशन नहीं अपनाते हैं, बीच वाली, तो उससे किसान का नुकसान होता है, तेल की मात्रा भी कम हो जाती है। अच्छा, अधिक लेट होने पे जो सरसों के दाने हैं उनकी फली चटकती है और दाने बिखर जाते हैं, तो इससे किसानों को नुकसान होता है। तो किसानों को टाइम से ही इसकी कटाई करनी चाहिए। तो जब उसकी थ्रेसिंग हो जाती है सरसों की, तो उसके बाद उसे 2 या 3 दिन तक सुखा लेना चाहिए, जिससे कि उसकी नमी खत्म हो जाए और उसकी जो फफूंद है वो भी नष्ट हो जाए। तो ये दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और हाँ, एक तीसरी चीज और है कि जो उसमें कोई छोटे मोटे कीट होते हैं तो धूप से कीट भी खत्म हो जाते हैं। तो एक कीट खत्म हो जाते हैं, फफूंद खत्म हो जाती है, उसकी जो नमी है वो खत्म हो जाती है। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इसका भंडारण जो है हो सके तो नए बोरों में करना चाहिए। और जब इसका भंडारण करते हैं तो एक वाटर प्रूफ क्षेत्र होना चाहिए जिससे कि नमी न हो मिल पाए, या तो तिरपाल या पॉलीथीन ऐसी चीजों से ढक के रखना चाहिए। सरसों की जो फसल है उसमें कटाई में जो मजदूरी का पैसा है वो देना पड़ता है, थ्रेशिंग का है वो देना पड़ता है। तो इस तरह से पैसे की तो जो जरूरत पड़ती है किसान को फसल के समय, और उस समय किसान सम्मान निधि का आना काफी अच्छी बात है और किसान को काफी राहत मिलती है। सरकार की किसान सम्मान निधि एक साल में 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में 6000 रुपए आते हैं वार्षिक। तो एक तो आते हैं ये जनवरी फरवरी में, जिससे ऐसे अब आ गए, अब फसल की जो है थ्रेशिंग हो रही है, कटाई हो रही है, खुदाई हो रही है, तो इस समय पैसे की जरूरत है, तो इस समय पे पैसा आया है। और एक आता है जून जुलाई में। जून जुलाई में क्या है कि रबी खरीफ की जो फसल है जैसे धान है उसमें डीजल की जरूरत पड़ती है, मजदूरों को देने के लिए पड़ती है, तो उस समय भी ये जो पैसा है बहुत सही समय पे आता है। और एक तीसरी किस्त आती है अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय जो धान है खरीफ की फसल है उसकी हार्वेस्टिंग होती है और नई फसल की बुवाई होती है। तो उन दोनों कामों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो सरकार की ये 3 किस्त हैं और जो समय पे आती हैं तो ये अच्छे समय पे आती हैं, किसानों की जरूरत के वक्त आती हैं। मैं तो करता ही करता हूँ, साथ में मैं बहुत से सारे किसानों की तरफ से सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। तो प्रतिमा, देखिए जैसे बच्चू सिंह जी बता रहे थे कि उन्हें कितना लाभ हुआ इस जो किसान सम्मान निधि से, और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान हैं
जिनके बैंक खातों में ये राशि गई है, और ये कुल राशि थी 16,800 करोड़ रुपए। यानी कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जो सीमांत वाले किसान हैं, उनको इस राशि से एक कहते हैं ना बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की और अन्य अनाज की, तो नए जो प्रगतिशील किसान है वो नए प्रयोग भी कर पाएंगे खेती किसानी में। बिल्कुल कर पाएंगे। और आज विभिन्न प्रकार के जो मिलेट्स है उसकी काश्त कैसे की जा सकती है, क्या क्या उनकी खासियत होती है, इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। और साथ ही सभी सुनने वालों से मेरा आग्रह होगा कि यदि आप फोन करना चाहते हैं, मिलेट्स से संबंधित, मोटे अनाजों से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें सीधे फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 लगाइए 23421608 हमारा नंबर है। और दूसरा नंबर भी बता दें प्रतिमा? जी बिल्कुल बताइए। और दूसरा नंबर है वही STD कोड 011 दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए, और नंबर रहेगा 23421081। तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि अभी प्रतिमा ने बताया कि विभिन्न प्रकार की मिलेट्स की काश्त, यदि इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, तो वो सीधा फोन करके पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब आपको उसका सीधा समाधान देंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे यही होगा कि मोटे अनाज को महत्वपूर्ण पोषक अनाज के रूप में कैसे देखा जाता है? क्या क्या इसमें इतना पोषक तत्व होते हैं जो कि आजकल ये इतना महत्वपूर्ण हो रहा है? मैं देख रही हूँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं घर में अपनी थाली में मोटा अनाज से बनी हुई एक चीज तो जरूर रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पढ़ा गया है कि श्री अन्न जिनको इनके अंदर ये पोषण से भरपूर होते हैं। इनके अंदर एक चीज होती है ग्लूटेन, जो हमारे गेहूं के अंदर होता है वो नहीं होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसके अंदर फाइबर बहुत अधिक होता है। मिनरल्स की मात्रा गेहूं और चावल के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। इस वजह से इनकी जो पोषण गुणवत्ता है वो सबसे अधिक मानी जाती है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से और ग्लूटीन की कमी की कम होने की वजह से डायबिटिक पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा भोजन माना जाता है। इनके सेवन से हमको जो है ना डायबिटिक, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी जो बीमारी हैं, खतरनाक बीमारी हैं, वो नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब, जो मोटे अनाज है उनको दो वर्गों में रखा जाता है। एक तो मुख्य रूप से जो मोटे अनाज होते हैं बाजरा, रागी इत्यादि, और जो दूसरे होते हैं वो जो बारीक अनाज होते हैं, लेकिन वो भी मोटे गौड़ अनाज उनको कहा जाता है, गौड़ मोटे अनाज। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? थोड़ा सा अंतर यही है इनकी काश्त में कि जो मुख्य जो मिलेट हैं या मुख्य रूप से हम लगाते हैं जिसमें बाजरा, ज्वार और रागी आता है, इनके जो प्लांट का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये 1.5 मीटर से लेकर के 2-2.5 मीटर तक इनकी बढ़वार होती है और बाली इनकी बड़ी होती है। जबकि जो छोटे जो मिलेट हैं जिनके अंदर आपके शमा है, कोदो मिलेट है, कुटकी है, कांगड़ी है, इनके अंदर ये इनका पौधा छोटा होता है और इनकी बाली भी छोटी होती है। यही इनका अंतर है। तो इनके जो हम जब काश्त करते हैं तो मोटे अनाज जो मुख्य जो फसलें हैं जिसमें बाजरा, ज्वार और रागी आती है, इनके लिए जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। जबकि छोटे जो मिलेट हैं जिनके अंदर शमा है और कोदो है, कुटकी है, कांगड़ी है, इसके लिए हम जो है ना स्पेसिंग गेहूं के बराबर यानी 22.5 सेंटीमीटर से लेके पौधे से पौधे की दूरी 7-8 सेंटीमीटर रखते हैं। जी। इस बीच प्रतिमा मुझे लग रहा है कि एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, तो क्यों ना पहले कॉलर को ले लें हम। जी जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। नमस्कार जी, मैं बब्बन यादव कुंडा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बब्बन जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? सर मैं पूछना चाहता हूँ बाजरे का जो हाईब्रिड बीज है, शंकरगढ़ बाजरा एक आता है हमारे उत्तर प्रदेश, शंकरगढ़ बोलते हैं इसको बाजरे को जी। हाँ जी, तो क्या उसको दोबारा दूसरे सीजन में बो सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं? या जो हाइब्रिड सीड है और किसी भी कोई भी फसल का अगर आप हाइब्रिड सीड काम में ले रहे हैं तो उसको हम दोबारा उपयोग में ना करें, क्योंकि उससे उस विविधता आ जाती है और हमारे उत्पादन में फर्क पड़ता है। हमें हाइब्रिड सीड को हमें एक बार ही उपयोग में लाना है। अगर आपका सीड कंपोजिट वैरायटी का है तो आप उसको 2-3 साल तक आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जबकि जो संकर बीज जो होते हैं हाइब्रिड, उन बीजों को हम केवल एक बार ही उपयोग में लाते हैं। और मुझे लगता है प्रतिमा एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, वो जुड़ने की हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका भी कॉल ले लिया जाए। जी बिल्कुल। हाँ जी, स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। मैं प्रतापगढ़ से लालमणि मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी मिश्रा जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल है आपका? सबको नमस्कार, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। जो मोटा अनाज बोने के लिए सब कह रहे हैं, सरकार कह रही है, जी हाँ, तो हम उसको बो देते हैं तो उसको जानवर और गाय और ये सब खा जाते हैं, चिड़िया खा जाती हैं। जी हाँ, बहुत नुकसान हो जाता, बाद में कुछ नहीं मिलता। नहीं देखो, उसकी तो हमें
पशुओं का और चिड़ियाओं की तो व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, वो तो निश्चित रूप से क्योंकि ये बहुत छोटा दाना होता है, तो जो पक्षी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा आहार होता है, उनके लिए पौष्टिक आहार है, तो वो भी इसको आसानी से खा जाते हैं। और चूंकि इसकी बालियों में ये खुला रहता है, दिखता रहता है, तो इसलिए जल्दी से इसको वो चिड़िया खा जाती है। तो उनकी हमें रोकथाम करनी पड़ेगी, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको अपने जो खेत में बर्ड पर्च आते हैं, जो रिफ्लेक्टेंट टाइप के रहते हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे आपके खेत के चारों तरफ। वो जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कहाँ मिलता है? हम लोगों को गांव में पता ही नहीं लगता। वो हर एक जो अपना जो कृषि का जो डीलर होता है, जो सामान देता है, उसके पास मिल सकते हैं। वो बर्ड पर्च रहता है, आप कोई भी अपना जो कुछ बजा के कुछ आवाज भी कर सकते हैं, उससे भी वो उड़ता है। तो ये अधिकतर जो है ना चिड़ियों का जो रहता है नुकसान, वो सुबह शाम ज्यादा रहता है। तो सुबह शाम अगर थोड़ा निगरानी करेंगे तो आप इनसे निजात पा सकते हैं। जो मोटे अनाज है उनकी बिजाई का जो समय है, अगर हम उसकी बात करें तो इस समय मोटे अनाजों की क्या व्यवस्था है खेतों में? मोटे अनाज भारत में जो हमारा जो दक्षिण प्लेटू रीजन है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र जो है, उन क्षेत्रों में पूरे साल भर इनको उगाया जा सकता है। जब हम बात करते हैं अपने उत्तरी पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर हम अधिकतर इनकी खेती खरीफ सीजन में करते हैं, जो बरसात के सीजन में, तब उनको लगाते हैं। और अधिकतर किसान दो तरह से इनको लगाते हैं, क्योंकि ये अधिकतर जो मोटे अनाज की जो फसलें हैं, ये वर्षा आधारित लगाते हैं। पानी की व्यवस्था इनमें बहुत कम रहती है, का उत्पादन है वो कम है। हमें इनकी खेती अच्छे से, जो वैज्ञानिक पद्धति है, लाइन से लाइन की दूरी हमें बराबर रखनी चाहिए, और सिफारिश के अनुसार इनके अंदर हमें पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। खरपतवार की समस्या आ जाती है तो उनको भी हमें समय पे निकालना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी ये मार्च का महीना चलना शुरू हो जाएगा मार्च का, तो इसमें भी बुवाई कौन से मोटे अनाज की जा सकती है? अभी जैसे उत्तरी मैदानी जो हमारे क्षेत्र हैं, उनके अंदर तो हम बाजरा, ज्वार, इसको एक चारे के रूप में उगाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है वो 45 से ऊपर चला जाता है। उस परिस्थिति में यहाँ दाना जो है ना बनता नहीं है, तो दाने के लिए नहीं, चारे के लिए हम इनको उगा सकते हैं। बाकी दाने की खेती जो है इनकी खरीफ सीजन में, जून के बाद में, जुलाई में जैसे बरसात आती है, उस समय इनकी हम खेती करते हैं। उस समय सारी जो मोटे अनाज की फसलें हैं उनको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि लगा सकते हैं, तो इसमें कुछ उन्नत किस्में को भी आप कुछ रिकमेंड करेंगे? कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो लगा सकते हैं? जो अपने श्री अन्न है जी, हर क्षेत्र के लिए, हर राज्य के हिसाब से संशोधित किस्में तैयार की गई हैं। जैसे बाजरा के लिए हमारे पूसा संस्थान से कुछ किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें पूसा 443 है, पूसा 383 है, पूसा कंपोजिट 701 है। ये जो बाजरे की वैरायटी है, इसी तरह से ज्वार की भी कई वैरायटी हैं जो हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग है। सवाल ये है कि हम तो बिहार के रहने वाले हैं, मोटे अनाज की बात है तो मेरे तरफ जो है एक मर्रू भी होता था जो काला काला होता है सरसों की तरह। एक टाइम रोटी खा लीजिए तो कम से कम 5-6 घंटा तक जो है भूख नहीं लगता था। अब तो मेरे गांव में ये मर्रू भी नहीं मिलता है। जी। अब बहुत सही चीज है, कमजोर बच्चे को अगर गुड़ में मिला के अगर खिला दिया जाए, बिल्कुल उनसे खून भी बढ़ता था। लेकिन अब तो वो चीज सब उड़ गया, और मक्का वगैरह तो खैर होता ही नहीं है। अकरम जी, इसीलिए तो चाहते हैं कि सभी किसान भाई अब मिलेट्स को लगाए और इस और आगे बढ़े। हाँ, ये सब जो है हो गया, कम से कम 20 साल खेत से ये गायब हो गया है। अगर ये चीज का जानकारी जितना जो है आपके माध्यम से हो तो और फायदा होंगे। जी बिल्कुल, हम लोग तो हर रोज आते हैं अपने चैनल पर, FM गोल्ड पर, और किसान की बात कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
हम आज बात कर रहे हैं मिलेट्स के ऊपर, मोटे अनाजों के बारे में। और किसान, अभी हमारे एक कॉलर हमसे जुड़े थे, बोल रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दें आप अपने लोगों को। हमारे जो किसान भाई हैं, बिहार के किसान भाई, उन्होंने बताया भी कि इनको खाने से कितना फायदा होता है। 6 घंटे 7 घंटे तक भूख नहीं लगती है, तो ये मोटापे को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। आप तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं और 2 मार्च को वहाँ शुरू हो रहा है किसान मेला। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे किसान भाई उससे लाभ उठा सकते हैं। तो वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने हमें एक संदेश भी दिया है, तो क्यों ना सुन लें उनका संदेश। आइए सुनते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। इस बार किसान मेला मार्च 2, 3, 4 को लगाया जा रहा है। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी 11 बजे 2 मार्च को करेंगे। हमेशा की भांति मेले में जीवंत फसल प्रदर्शनी, सब्जी, फल, फूल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ ही साथ किसान वैज्ञानिक चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले का जो मुख्य विषय है वह है श्री अन्न के द्वारा पोषण, पर्यावरण एवं खाद्यान्न सुरक्षा। श्री अन्न, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी, जिसे हम पहले मोटा अनाज कहते थे, न्यूट्री सीरियल्स का नाम देते थे, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, सावा है, कंगनी है, इन सारे अन्न को एक साथ मिला करके श्री अन्न का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इनके अंदर पोषक तत्वों की भरमार होती है और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तनशील जो हो रही है, विषम परिस्थितियों में भी कम पानी में इनके अंदर पैदावार देने की क्षमता होती है। इनको किस प्रकार से हम दोबारा अपनी खेती का मुख्य अंग बनाएं और इसके द्वारा पोषण और खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त करें, इस विषय पर काफ़ी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो नई किस्में हैं बासमती धान की, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1885, जिनमें झोंका और झुलसा रोग नहीं लगता है, इन किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भारी संख्या में आएँ, मेले में भाग लें और इससे प्राप्त जानकारी का पूरा फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी बहुत जरूरी थी जो 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक चलेगा और इसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे कृषि वैज्ञानिक भी देंगे। स्थान पर ही जाकर हमारे किसान भाई उन वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। बिल्कुल सही प्रतिमा। और देखिए, ये केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि आम व्यक्ति भी जा सकते हैं। जैसे कि मिलेट्स की बात बताई अभी डॉक्टर साहब ने, बहुत सारी चीजें उन्हें देखने को मिलेंगी और शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब वहाँ पे हम थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये श्री अन्न का भी मतलब वहाँ रहता है, मार्केट दुकान रहती है, वहाँ से खरीद सकते हैं। उनके विभिन्न प्रकार पोषक युक्त प्रोडक्ट जो रहते हैं वो भी मिलेंगे जी। और जो हम बात कर रहे हैं रागी, कांगनी, कुटकी, इनके पैकेट भी मिलते हैं। विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी से पूरा मतलब दुनिया में ये जो हमारा विषय घूम रहा है इस समय अभी। तो जैसे इसकी बिजाई की बात हमने करी अभी, तो इसका जो पोषक तत्व प्रबंधन है उस पर भी हमने बात की, लेकिन जो निराई गुड़ाई है, जो इसमें खाद व्यवस्था है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बिल्कुल अधिकतर जैसे मैंने बताया कि किसान भाई इनको लास्ट में लगाते हैं एक तो, और दूसरा इनमें बराबर जो है ना उचित पोषक तत्व प्रबंधन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनका उत्पादन कम रहता है। किसान भाइयों को चाहिए कि इनमें जो अपनी मिट्टी की जांच की सिफारिश के अनुसार पोषक तत्व प्रबंधन करें। अगर वो नहीं किया गया है, मिट्टी की जांच नहीं की गई है, तो किसान भाई जो संशोधित मात्रा है, जैसे बाजरे की हम जब बात करते हैं तो बाजरे के लिए और दूसरी जो अपनी जो मिलेट्स हैं उनमें जो हमारी देसी गोबर की खाद है वो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर डालें। और इसके अलावा नत्रजन 60 से लेकर के 80 केजी तक, क्योंकि इसके अंदर संकर बीज भी रहते हैं, ज्वार है, बाजरा है, जिनकी न्यूट्रिएंट और पोषक आवश्यकता ज्यादा होती है। बाकी जो हमारी जो छोटी मिलेट्स हैं उनके अंदर पोषक तत्व जिसमें नत्रजन की मात्रा 30 से 40 केजी, फास्फोरस 20 केजी और पोटास भी 20 केजी के आसपास हमें देना चाहिए। ज्वार बाजरा के अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40-40 किलो के आसपास हमें बुवाई के समय देना चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर वर्षा आधारित हैं। अगर वर्षा नहीं होती है तो हम बाद में पोषक तत्व प्रबंध नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, इस फसल के साथ, मोटे अनाजों के साथ दूसरी फसलों को भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, इनके अंदर दूसरी फसलों को हम अंतर शस्य के रूप में ले सकते हैं, जिसमें आपका अरहर दाल है, इसके अलावा सोयाबीन है और मूंगफली है और उड़द है। इन फसलों को हम एक 2 रो मिलेट्स की और 2 रो
पल्स की दूसरी वाली क्रॉप को ले सकते हैं और पट्टियों में लगा करके भी इनकी खेती कर सकते हैं, जिसमें किसान भाइयों के लिए तो बड़ी मुनाफे वाली जो फसल है हमारे मोटे अनाज, उसके साथ दूसरे अनाज भी। तो चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो किसान भाइयों को संदेश देना चाहूंगा कि जो मोटे अनाज हैं, जो श्री अन्न है, उनसे उत्पादकता के साथ साथ हमें बहुत लाभ भी होता है। हम इनका उपयोग अपने घर में करते हैं तो उससे हमारी जो, जैसा हम पहले भी चर्चा किए कि कुछ जो रोग हैं जो जिनका निदान करना बड़ा मुश्किल होता है वो नहीं आएंगे। और इसके अलावा किसान भाई इनके उत्पादन में ध्यान रखें, उचित पोषक तत्व प्रबंधन करें, सही तरीके से बुवाई करें और उचित समय पे अगर खरपतवार आते हैं तो उनका निकालें। तो ये कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स है, तो आने वाले में पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ेगी और हमारे किसान भाई बहनों को एक अच्छी आमदनी भी होगी और उनका उत्पाद बिकेगा भी। बिल्कुल। तो हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर टीकम सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से थे। आपने विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और रजनीश, अब हम भी अपने सभी सुनने वालों से विदा लेते हैं और उससे पहले बता दें कि इस कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल जी थे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए हम भी नमस्कार इजाजत और कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।